बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सांसें बेतरतीब हो रही थी। दिल जैसे पसलियों में कैद होकर धड़कना भूल गया था। सामने वो चार लड़के खड़े थे जिनकी आंखों में वही तंज और तमस्कुर था जो मैं अपने बचपन से देखती आई थी। ओए लंगड़ी, कहाँ जा रही है? एक ने कहा लगाया। मेरे हाथों की गिरफ्त बस्ते पर सख्त हो गई। मैंने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अगले ही लम्हे किसी ने मेरे रास्ते में बैग फेंक दिया। मेरा तवाज़ुन बिगड़ा और मैं जमीन पर गिर गई। घुटनों में चुभन सी महसूस हुई, मगर इससे ज्यादा वो कह कहे थे जो कानों में जहर घोल रहे थे। बेचारी चल भी नहीं सकती और ख्वाब देखती है पढ़ाई के। मैंने अपनी हथेली जमीन पर जमाई और खुद को उठाने की कोशिश की। आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने उन्हें पलकों के पीछे कैद कर लिया। मैं बचपन से जानती थी कि मेरे लिए हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। यह पहला मौका नहीं था जब मैंने ऐसे ताने सुने थे। पैदाइश से ही मेरे एक पैर में मामूली सा नुक्स था, जिसकी वजह से मेरी चार आम लड़कियों जैसी नहीं थी, मगर मैंने हमेशा खुद को मजबूत रखा। मेरे बाबा कहते थे, बेटा, दुनिया तुम्हें तोड़ेगी, लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत से उनके सामने खड़ा होना है। याद रखो, लोग सिर्फ उस वक्त हंसते हैं जब वो तुम्हें अपने बराबर खड़ा नहीं देख सकते। और मैंने बाबा की बात को दिल से लगा लिया। वक्त गुजरता गया, मैंने हर जख्म को अपनी ताकत बना लिया। लोग मेरा मजाक उड़ाते रहे, मगर मैंने किताबों को अपना हथियार बना दिया। दिन रात मेहनत की। जब क्लास में अव्वल आई तो वही लोग हैरान रह जाते जो कभी मुझ पर हंसते थे। कॉलेज का वक्त आया तो वही सिलसिला दोहराया गया। मैंने अपने ख्वाबों को कमजोर नहीं होने दिया। मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स मुकम्मल किया और उस लम्हे का इंतजार करने लगी जब मैं अपने कदमों पर खड़ी होकर दुनिया को दिखा सकूंगी कि मैं किसी से कम नहीं। फिर वो दिन आया। एक मशहूर कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू की कॉल आ गई। मेरी हथेलियां पसीने से भीग रही थी। मैंने शीशे में अपना अक्स देखा। सादा मगर प्रोफेशनल लिबास, चेहरे पर संजीदगी, मगर अंदर एक तूफान। नायाब, तुम ये कर सकती हो। मैंने खुद से सरगोशी की और दफ्तर के अंदर कदम रखा। ये मेरा पहला कदम था, एक नए सफर की जानिब, एक सफर जहां इज्जत वकार मेरा सबसे बड़ा हथियार होगा। मगर मुझे अंदाजा ही नहीं था कि यहां भी कुछ जख्म मेरा इंतजार कर रहे हैं। दफ्तर की दीवार पर नस्ब घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी और मेरे दिल की धड़कन भी उसी रफ्तार से तेज हो रही थी। मेरे सामने एक शानदार ऑफिस था, जिसके शीशे के दरवाजे के पीछे वो बैठा था, जहन शाह। मिस नाया, आप अंदर जा सकती हैं, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। मैंने गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ाए। दरवाजा खोलते ही एक रोबदार शख्सियत का सामना हुआ। एक लंबा वजीह मर्द जो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठा था। सियाह शर्ट की आस्तीनें कहनियों तक चढ़ी हुई थी और कलाई पर एक महंगी घड़ी बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर बेनियाजी और संजीदगी का एक मजबूत नकाब था, जैसे किसी आम आदमी की मौजूदगी से कोई फर्क ही न पड़े। बैठे, उसने सरसरी अंदाज में कहा, नजरें स्क्रीन से हटाए बगैर। मैं कुर्सी पर बैठ गई। मेरी उंगलियां हल्की सी लरज रही थी, मगर मैंने खुद को संभाला। नायाब हसीन, वो मेरी फाइल देखते हुए बोला, MBA किया है आपने, टॉपर भी रही हैं, इंटर्नशिप का तजुर्बा भी है, तो आपको लगता है कि आप हमारी कंपनी के लिए एक अच्छा असासा साबित हो सकती है? मैंने गला साफ किया। मुझे यकीन है सर, मैं मेहनती हूँ और प्रोफेशनल भी। मैंने जो कुछ भी सीखा है वो इस कंपनी के फायदे में आएगा। जहन ने सर उठाया और मुझे बगौर देखा। तो आप खुद को काफी काबिल समझती हैं, उसने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए कहा। जी बिल्कुल, मैंने मजबूत लहजे में कहा। वो चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे मुझे परख रहा हो। फिर उसकी नजरें मेरे पैर पर गईं। वही पैर जिसमें एक मामूली नुक्स था, मगर लोगों के लिए वो एक बड़ी चीज बन जाता था। उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सा तासुर उभरा, जैसे कुछ हकारत या शायद हमदर्दी। और मैं इन दोनों चीजों से नफरत करती थी। ये जॉब फिजिकली थोड़ी डिमांडिंग होती है, अक्सर देर तक खड़े रहना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देनी होती है। क्या आप कर लेंगी? ये सवाल जहर से कम नहीं था। मैं जानती थी कि ये कहां से आया था, मगर मैंने खुद पर काबू रखा। मेरे पास दिमाग है सर, और मुझे लगता है कि बिजनेस की दुनिया में यही सबसे ज्यादा अहम होता है। जिस्मानी मजबूती शायद एक इजाफी चीज हो, मगर जहनी काबिलियत असल ताकत है। जहन के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे उसे मेरी बात में कुछ मजा आया हो, मगर फौरन ही वो संजीदा हो गया। दिलचस्प, उसने कहा, फिर फाइल बंद करके मेज पर रखी। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। मुझे यकीन ही नहीं आया। क्या आपने सुना नहीं? मैंने आपको जॉब दे दी है। मैंने धड़कते दिल के साथ सर हिलाया। शुक्रिया सर। एक बात याद रखें, उसने रुककर गहरी नजर से देखा, यहाँ काम आपकी काबिलियत पर होगा, किसी तर्स या रियायत पर नहीं। मैं किसी की कमजोरी का बोझ नहीं उठाता। मैंने संजीदगी से कहा, मैं कभी किसी पर बोझ बनने के लिए पैदा नहीं हुई सर। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर कुर्सी घुमाई और दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमा ली। मैंने अपना बैग उठाया और बाहर निकल आई। मेरे कदम मजबूती से जमीन पर थे, मगर दिल में एक बेनाम सी खलिश थी। ये नौकरी मेरा ख्वाब थी, मगर शहनशाह का रवैया
उसके लहजे में जो हल्की सी हिकारत थी वो एक चुपती हुई हकीकत थी। दफ्तर में पहला दिन हमेशा सबके लिए खास होता है, लेकिन मेरे लिए ये एक इम्तहान से कम न था। मैंने शीशे के दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर कदम रखा। पूरे फ्लोर पर एक मसरूफ सी फिजा थी। लोग अपनी स्क्रीन पर झुके काम में मगन थे। कुछ लोग फोन पर गुफ्तगू कर रहे थे और चंद ग्रुप्स में बैठे हंसी मजाक में मसरूफ थे। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। ओह, तो ये है वो नई नायाब हसीन। एक तेज आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने नजर घुमाई तो एक लड़की मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। नफासत से सलीके से बंधे बाल, चेहरे पर चमकदार मेकअप और लिबास ऐसा कि वाज़ेह था कि वो अपनी ज़ाहरी शख्सियत को लेकर खासी पुरएतमाद है। उसके साथ खड़ी दूसरी लड़की ने सरगोशी में कुछ कहा और फिर दोनों ने हल्का सा कहकहा लगाया। मिस नाया, मैं सबा हूँ, आपकी कुलीग। वेलकम टू द टीम। उसने मस्तूही मुस्कुराहट के साथ हाथ बढ़ाया। थैंक यू, मैंने शाइस्तगी से जवाब दिया और उसका हाथ हल्के से थामा। यहाँ काम करना आसान नहीं है, खास तौर पर जब आप मुख्तलिफ हों। उसने एक नज़र मेरे पैर पर डाली और आंखें घुमाते हुए बोली। मुझे उसके जुमले के पीछे छुपा तंज वाज़ेह तौर पर महसूस हुआ, मगर मैंने जवाब देने के बजाय मुस्कुरा कर सर हिला दिया। पहले दिन की शुरुआत बज़ाहिर आम सी थी, मगर जल्द ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ मेरा सफ़र आसान नहीं होगा। ये फाइल्स बॉस के ऑफिस में दे दें। एक कुलीग ने मुझ पर चंद फाइल्स तकरीबन उछालते हुए कहा। मैंने चुपचाप फाइल संभाली और जैन शाह के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा हल्के से नॉक किया। अंदर से संजीदा आवाज़ आई, आ जाओ। मैंने दरवाज़ा खोला। जैन शाह अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी हुई थी। ये फाइल्स, मैंने कहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर जल्द ही मेरा पांव कालीन के किनारे में उलझ गया और मैं बमुश्किल तवाजुन बरकरार रख सकी। एक पल के लिए लगा जैसे मैं गिर जाऊंगी, मगर मैंने खुद को संभाल दिया। जैन ने सर उठाया। उसकी नजरें चंद लम्हे मेरे चेहरे पर जमी रही, फिर उसने फाइल्स मुझसे ले ली। एहतियात, उसने मुख्तसरन मगर सख्त लहजे में कहा। जी सर, मैंने सर हिलाकर कहा और बाहर निकल आई। लंच ब्रेक में मैंने कैंटीन का रुख किया। ट्रे में खाने की प्लेट रखते ही एक आवाज़ सुनाई दी। अरे क्या नायाब मैडम, हमारे साथ खाएंगी या किसी अलग स्पेशल टेबल पर? सबा और उसकी चंद सहेलियां मेरे सामने आकर बैठ गईं। उनके अंदाज में वही तलखी थी जिसे मैं बरसों से झेलती आई थी। नायाब, सच बताओ, तुम्हें वाकई लगता है कि तुम यहाँ ज्यादा दिन टिक पाओगी? सबा ने चम्मच को प्लेट में घुमाते हुए कहा। मैंने एक नज़र उस पर डाली और मुस्कुराकर जवाब दिया। जब तक मेरा काम बोलता रहेगा तब तक मैं यहाँ रहूंगी और काम बोलेगा। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर नागवारी के आसार उभरे, मगर फिर वो कंधे उचकाकर हंसी में शामिल हो गई। वक्त गुजरने लगा और मेरे काम की आजमाइश शुरू हो गई। रोज कोई न कोई नया चैलेंज मेरे सामने आ जाता, मगर मैं पीछे हटने वालों में से नहीं थी। मैंने अपनी तमाम तर तवानाइयां काम पर लगा दी। आहिस्ता आहिस्ता दफ्तर में कुछ लोग मेरी काबिलियत को तस्लीम करने लगे। तुम जानती हो नायाब, तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो, दानिश ने एक दिन मुझसे कहा। शुक्रिया, मैंने मुस्कुरा कर कहा। और जो लोग तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें जल्द ही तुम्हारी कदर समझ में आ जाएगी। मैंने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर उसी लम्हे जैन शाह का ऑफिस खुला और वो बाहर निकला। वो सीधा हमारी तरफ आया। मिस नायाब, मैंने कल जो रिपोर्ट मांगी थी, क्या वो तैयार है? उसकी नजरें सीधे मेरे चेहरे पर थीं। जी सर, मैंने फौरन फाइल निकालकर उसे दी। जैन ने फाइल खोली, चंद लम्हे पढ़ता रहा, फिर धीरे से सर हिलाया। इम्प्रेसिव, ये एक छोटा सा लफ्ज था, मगर मेरे लिए बड़ी जीत थी। जैन शाह, जो आमतौर पर किसी की तारीफ करना पसंद नहीं करता था, उसने मेरी मेहनत को सराहा था। सबा जो पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी, उसके चेहरे पर नागवारी की लहर दौड़ गई। जैन शाह ने मुझे एक नज़र और देखा और फिर बगैर कुछ कहे वापस अपने ऑफिस में चला गया। ये पहला मौका था जब मुझे लगा कि शायद कहीं न कहीं वो मेरी जहानत से मुतासर हो रहा था, मगर क्या ये सिर्फ पेशा वाराना तारीफ थी या कुछ और? रात के 10:30 बज रहे थे और पूरा दफ्तर खाली हो चुका था। मैं अपनी कुर्सी पर बैठी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमाए जल्दी जल्दी प्रेजेंटेशन मुकम्मल कर रही थी। बस थोड़ा सा रह गया है, मैंने खुद से कहा। आखिरी स्लाइड महफूज करने के बाद मैंने लंबी सांस ली, कंप्यूटर बंद किया और चीज़ें समेटकर लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट के दरवाजे खुले और जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, एक मानूस खुशबू ने मुझे चौंका दिया। मैंने सर उठाकर देखा। जैन शाह, वो पुरसुकून अंदाज में खड़ा फोन पर मसरूफ था। उसकी मौजूदगी हमेशा एक अजीब सा दबाव डालती थी, जैसे उसकी शख्सियत के गिर्द एक दीवार हो जिसे अबूर करना मुश्किल हो। बस चंद सेकंड की बात है, लिफ्ट नीचे पहुंचते ही मैं बाहर निकल जाऊंगी, मैंने दिल में सोचा और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। दरवाजे बंद हुए और लिफ्ट नीचे जाने लगी, मगर जैसे ही 5वें फ्लोर पर पहुंची, एक झटके से रुक गई। चरागों की रोशनी मध्यम होने लगी और एक लम्हे के बाद लिफ्ट मुकम्मल अंधेरे में डूब गई। मेरे हलक से हल्की सी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने घबरा कर दीवार के साथ हाथ रखा,
दिल बुरी तरह धड़कने लगा। ये क्या हुआ? लिफ्ट रुक क्यों गई? शिट। जैन की आवाज़ आई। वो जल्दी से बटन दबाने लगा मगर लिफ्ट जैम हो चुकी थी। उफ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होना था? मैं बेख्तियार बड़बड़ाई। पहली बार लिफ्ट में फंसी हैं? जैन ने मोबाइल की फ्लैश ऑन करते हुए मेरी तरफ देखा। जी हाँ, मैंने बेचैनी से जवाब दिया। परेशान मत हो, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, मैं मैनेजमेंट को कॉल करता हूँ। वो कदरे पुरसुकून था, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो, मगर मेरे लिए ये बड़ी बात थी। बंद जगह, घुप अंधेरा और ऊपर से जैन शाह के साथ तन्हाई, ये कम खौफनाक नहीं था। क्या तुम्हें क्लोस्ट्रोफोबिया है? जैन ने मेरी हालत देखकर पूछा। पता नहीं, मैंने बमुश्किल जवाब दिया। अगर हो भी तो सांस गहरी ले, घबराए मत। मैंने उसकी बात पर अमल करने की कोशिश की मगर दिल की धड़कन काबू में नहीं आ रही थी। ये लिफ्ट बहुत छोटी है, मैंने मध्यम आवाज में कहा। लिफ्ट छोटी नहीं है, बस तुम्हारा दिमाग इसे बड़ा कर रहा है, जैन ने संजीदगी से कहा। आंखें बंद करो और अपने हवास पर काबू पाने की कोशिश करो। मैंने थोड़ा झिझक कर आंखें बंद की। ठीक है नायाब, घबराहट से कुछ नहीं होगा, बस सुकून। बेहतर? जैन की आवाज़ सुनाई दी। कुछ हद तक। मैंने आंखें खोली। तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? जैन ने अचानक पूछा। मैंने चौंक कर उसे देखा। मेरा मतलब है, तुम्हें सब कुछ साबित करने की इतनी जिद क्यों है? मैंने लम्हा भर सोचा, फिर आहिस्ता से बोली। क्योंकि जब दुनिया तुम्हें बताती है कि तुम कुछ नहीं कर सकती तो सबसे बड़ी जीत यही होती है कि तुम उन्हें गलत साबित कर दो। जैन ने मुझे बगौर देखा। दिलचस्प, वो आहिस्ता से बोला, जैसे ये जवाब उसके लिए गैर मुतवक्के था। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर अचानक लिफ्ट झटके से दोबारा हरकत में आई। चंद सेकंड के बाद दरवाजे खुले और हम दोनों ने सुकून का सांस दिया। बच गए, मैंने खुद से कहा। तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं था नायाब, जैन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने नागवारी से उसे देखा मगर उसके चेहरे पर वही सर्द संजीदगी वापस आ चुकी थी। अब तुम घर जाओ, कल प्रेजेंटेशन का दिन है, उसने कहते हुए आगे बढ़कर लिफ्ट से निकलने का इशारा किया। मैं बाहर आई, दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। दफ्तर पहुंचते ही मैंने महसूस किया कि आज माहौल बदला हुआ है। लोग सरगोशियों में मसरूफ थे, नजरें उठाकर मुझे देखते फिर जल्दी से दूसरी तरफ मुतवज्जह हो जाते। क्या हुआ है? मैंने हैरत से सोचा। फिर जैसे ही मैं अपनी डेस्क पर पहुंची, सबा मेरे करीब आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। नायाब, रात कैसी रही? उसने मानी खेज अंदाज में पूछा। मतलब? मैंने उलझ कर कहा। अरे इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि तुम और जैन शाह रात को ऑफिस में लिफ्ट में फंसे थे, बिल्कुल तन्हा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में बम फोड़ दिया हो। और सबसे मजे की बात, सबा ने सरगोशी की, लोग कह रहे हैं कि शायद जैन शाह को तुम में दिलचस्पी हो गई है। मेरा दिमाग पग से उड़ गया। ये क्या था? मैंने खुद को संभाला और सख्त लहजे में कहा। ये सब बकवास है सबा। हाँ, हमने तो बस सुना था, लेकिन अगर कुछ था ही नहीं तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो हंसी। मैंने कुछ कहे बगैर रुख मोड़ लिया, मगर मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बज रही थी। ये खबर अगर जैन शाह के कानों तक पहुंची तो न जाने उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। जब झूठ सच से ज्यादा दिलचस्प हो तो लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। सुबह दफ्तर पहुंचते ही मुझे एहसास हो गया था कि कुछ गलत है। नायाब, एक मिनट। मैंने मुड़कर देखा। दानिश मेरे पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर संजीदगी और हल्की सी हमदर्दी थी। क्या हुआ है? सब मुझे अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं? मैंने उलझकर पूछा। दानिश ने एक पल के लिए खामोशी इख्तियार की, जैसे अल्फाज चुन रहा हो। फिर वो धीरे से बोला, यहाँ सब ये बात कर रहे हैं कि तुम जैन शाह के करीब जाने की कोशिश कर रही हो। मेरे कदम वहीं जम गए। क्या? मैंने बेयकीनी से कहा। रात लिफ्ट में जो हुआ उसका चर्चा हो रहा है। किसी ने बात फैला दी है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि जैन शाह की तवज्जो हासिल कर सको। मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। ये बकवास है। मैं तकरीबन चीख पड़ी। लिफ्ट खराब हो गई थी और हम इत्तेफाकिया फंस गए थे। मैं जानता हूँ, लेकिन दानिश ने बेबसी से कंधे उचकाए। लेकिन? मैंने तेज नजरों से उसे देखा। लेकिन लोगों को कहानियां बनाने में ज्यादा मजा आता है, खासतौर पर जब वो कहानियां किसी औरत के किरदार पर सवाल उठा सके। लंच ब्रेक में जैसे ही मैं कैंटीन में दाखिल हुई, चमगुइयां तेज हो गई। ये वही लड़की है ना? हाँ, जो जैन शाह को फंसाने की कोशिश कर रही है। पहले दिन से इसे कुछ ज्यादा ही शौक था बॉस की नजरों में आने का। मेरी उंगलियां कांपने लगी, मगर मैंने खुद को मजबूत रखा। मैंने खामोशी से खाने की ट्रे ली और एक खाली टेबल पर जा बैठी। हो नायाब, यहाँ तन्हा क्यों बैठी हो? सबा मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस पुरसुकून नजरों से उसे देखा। सच कहूं तो मुझे तुमसे ऐसी चालाकी की उम्मीद नहीं थी। वो मसनूई हैरत से बोली। सबा, तुम्हारा मसला क्या है? मैंने सख्त लहजे में पूछा। मसला? मेरा तो कोई मसला नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हारी इमेज का जरूर मसला बन गया है। वो मुस्कुराते हुए झुकी और आहिस्ता से बोली। कुछ ज्यादा ही
एम्बिशन नहीं हो गई हो तुम? मेरे अंदर जैसे आग लग गई। कभी कभी लोग दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं ताकि खुद साफ नजर आ सके। मैंने संजीदगी से कहा, तुम भी उन्हीं में से होना सबा। उसके चेहरे पर नागवारी के आसार उभरे, मगर वो जल्दी से संभल गई। देखते हैं ये खेल कहाँ तक जाता है, वो कंधे उचकाकर बोली और वहां से चली गई। शाम के वक्त जैन शाह ने मुझे ऑफिस में बुलाया। मैं दरवाजा खोलकर अंदर गई और उसके चेहरे के तासुरात देखकर अंदाजा हो गया कि वो सब कुछ सुन चुका है। मिस नायाब बैठे, वो सर्द लहजे में बोला। मैं आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ गई। दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। आप जानती हैं कि दफ्तर में इस वक्त आपके और मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं? उसने कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा। जी सर, मैं जानती हूँ, और ये सब झूठ है, मैंने मजबूत लहजे में कहा। जैन ने मुझे बगौर देखा। मैं अफवाहों पर यकीन नहीं रखता, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में इमेज सब कुछ होता है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी की साख मुतासिर होगी। तो आप क्या चाहते हैं, मैं नौकरी छोड़ दूं? मैंने तल्खी से पूछा। मैं चाहता हूं कि ये सब खत्म हो जाए, वो सीधा मेरी आंखों में देखकर बोला। और इसका वाहिद हल यही है कि मैं यहां से चली जाऊं, है ना? जैन खामोश रहा और उसकी खामोशी मेरे सवाल का जवाब थी। मेरे हाथ मुट्ठी में बंद हो गए। ठीक है सर, मैंने खड़े होते हुए कहा। मैं इस्तीफा दे रही हूँ। जैन ने पलकें झपकाई, जैसे उसे इस जवाब की तवक्को ना हो। नायाब, यहां सबने मेरा मजाक बनाया, मेरा किरदार दागदार करने की कोशिश की, और आप चाहते हैं कि मैं खामोशी से ये सब सहकर काम करती रहूं? माफ कीजिएगा सर, मगर मेरी इज्जत नफ्स मेरे करियर से ज्यादा कीमती है। जैन शाह, जो हमेशा बेतासुर और संजीदा रहता था, पहली बार जैसे लाजवाब हो गया। मैंने अपना इस्तीफा टेबल पर रखा और बिना पीछे देखे दफ्तर से बाहर निकल आई। मगर मैंने जो समझा वो सब गलत निकला। ये सब खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही मैं दफ्तर से बाहर निकली, मैंने महसूस किया कि अफवाहें मेरे पीछे चल रही हैं। लोग चुपके चुपके सरगोशियां कर रहे थे और दफ्तर के बाहर भी चंद लोगों की नजरें अजीब सी थी। मेरी नौकरी तो गई, मगर बदनामी ने मेरा पीछा न छोड़ा। जैन शाह अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा था, नजरें दूर खला में गुम थी। उसके दिमाग में नायाब के अल्फाज गूंज रहे थे। मेरी इज्जत नफ्स मेरे करियर से ज्यादा कीमती है। वो लम्हा जब नायाब ने उसकी आंखों में आंखें डालकर यह कहा था, जैन के लिए गैर मुतवक्के था। वो लड़की जिसे वो पहले सिर्फ एक आम सा मुलाजिम समझता था, आज उसके जमीर पर एक सवालिया निशान छोड़ गई थी। ये सब खत्म हो जाना चाहिए। वो बार बार नायाब के आखिरी अल्फाज को दोहरा रहा था, मगर अब उसे एहसास हो रहा था कि खत्म होने के बजाय ये सब एक नई शुरुआत थी। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी की शुरुआत। तुम ठीक कह रहे हो जैन, मुझे भी यही लगता है कि नायाब के साथ ज्यादती हुई है। जैन ने अपनी बहन ईशाल की तरफ देखा, जो सोफे पर बैठी कॉफी के मग को घुमा रही थी। लेकिन मसला यह है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, जैन ने खफगी से कहा। यही तो गलती की ना तुमने, ईशाल ने संजीदगी से कहा। तुम जानते थे कि वो बेकसूर है, तुम जानते थे कि वो खुद को साबित करने के लिए मेहनत कर रही थी, मगर तुम खामोश रहे। जैन ने गहरी सांस ली और सोफे की पुश्त से टेक लगा दी। तो अब क्या करोगे, ईशाल ने पूछा। मुझे नहीं पता, जैन ने पेशानी मसलते हुए कहा, लेकिन एक चीज मैं समझ चुका हूं, नायाब हसीन को कमजोर समझना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यार ये तो वाकई बुरा हुआ, दानिश ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा। जैन ने अपने सबसे करीबी दोस्त को घूरा। बुरा? ये तब बुरा होता अगर नायाब वाकई कसूरवार होती, लेकिन वो नहीं थी, और मैंने उसे बेयकीनी की कैफियत में छोड़ दिया। दानिश ने कंधे उचकाए। तो फिर जाओ और उससे माफी मांगो। जैन ने खुश हंसी हंसी। नायाब हसीन वो लड़की नहीं है जो किसी की माफी पर सब कुछ भूल जाए। दानिश ने मुस्कुराकर कहा। तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? आखिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि नायाब क्या सोचती है? जैन कुछ लम्हे खामोश रहा। फर्क पड़ता है, वो आहिस्ता से बोला। दानिश के चेहरे पर हैरत उभरी। क्या? जैन ने नजरें चुराई, जैसे खुद को भी यकीन न आ रहा हो कि वो ये सब सोच रहा था। मगर एक बात अब वाज़ेह हो चुकी थी, नायाब हसीन महज एक साबिका मुलाजिम नहीं थी, वो उसके दिमाग में अटक चुकी थी। मैं बावर्ची खाने में खड़ी चाय बना रही थी जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। चूंकि शाम का वक्त था, मुझे लगा कि कोई करीबी पड़ोसी होगा या कोई और मामूली मेहमान। मैंने चूल्हा बंद किया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने जो चेहरा था, मेरे हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई और सांस जैसे हलक में अटक गई। जैन शाह, वो मेरे दरवाजे पर खड़ा था। सियाह शर्ट की आस्तीनें चढ़ी हुई, संजीदा आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी उलझन। मैंने लम्हा भर के लिए सोचा कि ये कोई ख्वाब है या हकीकत, लेकिन जैन की पुरसुकून मगर शदीद नजरें साबित कर रही थी कि यह हकीकत ही है। आप यहाँ? मैंने बमुश्किल कहा। हाँ, जैन ने मुख्तसर सा जवाब दिया। उसका अंदाज हमेशा की तरह सर्द था, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और भी था,  एक कश्मकश, एक बेचैनी। मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे घर पर?
मैंने भी यकीनी से कहा। और कहा, ऑफिस में तुम मुझे सुनने के मूड में नहीं थी। मेरे माथे पर तेवरी चढ़ गई, क्योंकि वहां आपने मेरे लिए कोई जगह छोड़ी ही नहीं थी। मिस्टर जैन शाह। जैन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, यही तो बात है नायाब, मैं गलत था। मैंने उसे हैरानी से देखा। जैन शाह गलती तस्लीम कर रहा था? यह कैसा मजाक था? देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें तकलीफ पहुंची है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें तुम्हारी इज्जत से ज्यादा कुछ अजीज नहीं। तो फिर यहां क्या कर रहे हैं आप जैन? मैंने सख्त लहजे में कहा। वो चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो। फिर वो सीधा मेरी आंखों में देखकर बोला, नायाब, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मेरी आंखें हैरत से फट गईं। क्या? मेरी आवाज मध्यम मगर कांपती हुई थी। तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए, जैन ने मजबूत लहजे में कहा। मैं चंद लम्हे हिल भी ना सकी। मेरे दिमाग में जैसे धमाके हो रहे थे। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? मैंने तलखी से कहा। नहीं नायाब, मैं संजीदा हूं। तुम्हारी बदनामी को खत्म करने का यही वाहिद तरीका है। अगर हम शादी कर लें तो लोग तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे। तुम्हें तुम्हारी इज्जत वापस मिल जाएगी। मेरी सांसें बेतरतीब हो गईं। ओह, तो आपको लगता है कि शादी एक हल है, एक तिजारत है जिससे मेरा नाम साफ हो जाएगा? मैंने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा। यह सब तुम्हारे लिए बेहतर होगा नायाब। तुम्हें मालूम है कि इस वक्त तुम्हारी साख को कितना नुकसान पहुंचा है। मेरी साख? मैंने गुस्से में उसकी आंखों में देखा। जैन शाह, आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं अपनी खुददारी मारकर एक ऐसे शख्स से शादी कर लूं जिसने मुझ पर यकीन तक नहीं किया। जैन ने लब भींच लिए। ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है नायाब। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। मैंने उसका जुमला काट दिया। जैन ने आंखें बंद करके जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश की। ये जिद मत करो नायाब, उसने धीमे मगर दबाव वाले अंदाज में कहा। यह जिद नहीं है जैन, मैंने मजबूत लहजे में कहा। यह मेरी जिंदगी का फैसला है और मैं अपनी जिंदगी किसी के एहसान की बुनियाद पर नहीं गुजार सकती। जैन ने एक लम्हे को कुछ सोचा, फिर आहिस्ता से बोला, यह सिर्फ एहसान नहीं है नायाब। मैंने हैरानी से उसे देखा। फिर क्या है? जैन कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, शायद उससे ज्यादा। मेरा दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, लेकिन मैंने फौरन अपनी सोच को झटक दिया। जैन शाह, मैंने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, आप जो भी सोच रहे हैं मैं उस पर यकीन नहीं रखती। अगर आपको वाकई लगता है कि मैं सिर्फ एक काबिल रहम औरत हूं जिसे बचाने की जरूरत है, तो आप मुझसे ज्यादा गलत कभी नहीं थे। मैं खुद अपने जख्मों को भर सकती हूँ। मैं अपनी साख को खुद बहाल कर सकती हूँ। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। जैन ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेरी जिंदगी में आपकी जगह नहीं है। जैन की आंखों में कुछ पल के लिए एक चमक आई, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, मगर फिर वो खामोशी से पलट गया। मेरे दरवाजे के सामने से जैन शाह का साया हट गया और मैंने दरवाजा बंद करके गहरी सांस ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर मैं जानती थी कि मैंने सही फैसला किया था। जैन शाह की पेशकश मेरे लिए सिर्फ एक हल हो सकता था, मगर मेरे लिए ये मेरी खुददारी का इम्तहान था और मैंने अपनी खुददारी को जीतने दिया। नौकरी की तलाश आसान नहीं थी। मैंने दिन रात मुख्तलिफ कंपनियों के दरवाजे बजाए, इंटरव्यूज दिए, मगर हर जगह एक ही कहानी दोहराई जाती, हमें अफसोस है मगर हमारे पास आपके लिए कोई जगह नहीं। मैं जानती थी कि यह सिर्फ बहाना है, असल वजह कुछ और थी। जैसे ही मैं किसी इंटरव्यू के लिए पहुंचती, चंद ही लम्हों के बाद सामने वाले के तासुरात बदल जाते। वो सरसरी सवालात करता, फिर माजरत के साथ मुझे इनकार कर देता। ये वही लोग थे जो पहले मेरी काबिलियत के मुतारिफ थे, मगर अब मेरा नाम बदनामी से जुड़ चुका था और कोई भी अपनी कंपनी का माहौल ख़राब नहीं करना चाहता था। बेटा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, बाबा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर उनकी आंखों में वो चमक नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। मैंने उनकी कमज़ोर कलाइयों को थामा। बाबा, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र न करें। मगर सच ही था कि मैं ठीक नहीं थी। बाबा की तबीयत दिन ब दिन ख़राब हो रही थी, दवाइयाँ महंगी थी और घर के अखराजात बढ़ते जा रहे थे। मैं हर मुमकिन तरीके से हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर हकीकत तल्ख थी। मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं था। मैं उस दिन एक इंटरव्यू देकर निकली थी जब मुझे किसी ने आवाज़ दी, नायाब। मेरी सांस थम गई। मैंने आहिस्ता से पलट कर देखा। जैन शाह, वो अपनी कार के करीब खड़ा था, चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी, मगर आंखों में वो गुरूर नहीं था जो पहले होता था। तो मुझसे मिलने से कितनी देर तक भागती रहोगी? वो आहिस्ता से बोला। जब तक मुमकिन हो, मैंने तलखी से कहा और आगे बढ़ने लगी। नायाब सुनो। जैन ने मेरा रास्ता रोक लिया। मुझे कुछ नहीं सुनना जैन, मैंने झुंझुलाकर कहा। बस एक बार, उसने नरमी से कहा। यह लहजा नया था। वो जैन शाह जो हमेशा सख्त और बेपरवाह लगता था, आज वाकई संजीदा था। मैंने गहरी सांस ली। क्या चाहते हो? मैं जानता हूं कि तुम मुश्किल में हो और मैं जानता हूं
कि इस सब में मेरा भी हाथ है। मैंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। आखिरकार तस्लीम कर ही लिया। जैन ने मेरी बात को नज़रअंदाज किया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं नायाब। मदद? कैसी मदद? एक और शादी की पेशकश या इस बार कोई और एहसान? नहीं, वो धीरे से बोला। बस तुम्हें सुनना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। शायद देर हो गई है, मगर मैं वाकई तुम्हें समझना चाहता हूं। मैंने हैरानी से उसे देखा। ये वो जैनशा नहीं था जिसे मैं जानती थी। दुनिया में सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि कोई तुम्हें तोड़ दे, बल्कि यह है कि तुम्हारे बेकसूर होने के बावजूद कोई तुम पर यकीन न करे। और मेरे साथ भी यही हुआ था। उस दिन शाम के वक्त मैं अपने कमरे में बैठी कुछ पढ़ रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने किताब बंद की और बाहर आई। अम्मी ने दरवाज़ा खोला और जो शख्स वहां खड़ा था उसे देखकर मेरे कदम वहीं जम गए। जैन शाह। उसे देखकर पहला एहसास गुस्से का था, दूसरा हैरत का और तीसरा शायद तकलीफ का, जो मैं छुपाना चाहती थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर सवाल किया। मेरी आवाज़ में सख्ती थी। मैंने जानबूझकर खुद को मजबूत ज़ाहिर किया, हालांकि दिल के अंदर एक शोर मचा था। नायाब, मुझे तुमसे बात करनी है, जैन ने कहा। उसके लहजे में वो गुरूर नहीं था जो हमेशा होता था। हमारे दरमियान कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा जैन, मैंने दो टूक जवाब दिया। नायाब प्लीज़। जैन की आवाज़ में पहली बार कुछ ऐसा था जिसने मुझे लम्हा भर के लिए चौंका दिया। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजे के सामने से हट गई। ठीक है, कहिए, लेकिन जल्दी। जैन चंद लम्हे खामोश रहा, जैसा अल्फाज ढूंढ रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, तुम सच कह रही थी नायाब, तुम बेकसूर थी और मैंने तुम्हारी बेगुनाही को नज़रअंदाज कर दिया। मेरे दिल में एक पल के लिए दर्द की एक पुरानी लहर लौट आई, मगर मैंने खुद को काबू में रखा। यह सब मायरा ने किया था, जैन ने एतराफ़ किया। उसने तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया। वो चाहती थी कि मैं तुम्हें कमज़ोर समझूं, तुम पर शक करूं, और मैंने वही किया जो उसे चाहिए था। मैंने बेयकीनी से उसे देखा। मैंने उससे रिश्ता ख़त्म कर दिया है। ये सुनकर मेरे दिल में कोई खुशी या सुकून का एहसास नहीं हुआ, बस एक तलखी थी। जैन, आपको ये सब कहने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने धीरे से कहा। सच कितना भी देर से सामने आए वो माजी के ज़ख्म नहीं भरता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। जैन की आवाज़ में पहली बार बेबसी थी। मैंने उसकी आंखों में झांका। हाँ, वाकई वो पछतावा था, मगर मेरे ज़ख्म इतने गहरे थे कि वो सिर्फ चंद अल्फाज से मिट नहीं सकते थे। जैन, माफ़ी तब दी जाती है जब कोई भूलने के लिए तैयार हो, और मैं भी उस मोड़ पर नहीं पहुंची, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। जैन खामोश हो गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और एक लंबी सांस ली। मैं जानती थी कि मैंने सही फैसला किया था, मगर क्या दिल भी यही कह रहा था? जैन शाह की हकीकत जानने के बाद मैंने उससे मजीद कोई ताल्लुक ना रखने का फैसला कर लिया था। मैंने अपनी पूरी तवज्जो अपने मुस्तकबिल पर मरकूज कर दी। हर सुबह जब मैं खुद को आईने में देखती तो एक बदली हुई नायाब मेरे सामने होती, वो नायाब जो अपने जख्मों को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना चुकी थी। मैंने नौकरी के लिए कोशिशें शुरू की। वही दुनिया जो कभी मुझ पर उंगलियां उठाती थी आज मेरे सामने अपने दरवाजे खोलने पर मजबूर थी। कुछ ही हफ्तों में मुझे एक नई कंपनी में मुलाजमत मिल गई। ये वही मकाम था जहां मैंने खुद को खोया था, मगर अब मैं अपनी नई पहचान बनाने जा रही थी। नायाब, तुमने जो फाइल तैयार की है वो वाकई शानदार है, मेरे बॉस ने मेरी रिपोर्ट देखकर कहा। शुक्रिया सर, मैंने नरमी से जवाब दिया। अगर तुम यूं ही मेहनत करती रही तो जल्द ही तुम्हें बड़ी पोजीशन मिल जाएगी। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर अंदर से मेरी आंखें नम हो गई। ये वही बात थी जो मैं हमेशा सुनना चाहती थी, वही तारीफ जिसके लिए मैंने इतनी तकलीफें सही थी। मगर फिर भी कहीं न कहीं एक खला सा था। घर में बाबा की तबीयत भी अब बेहतर होने लगी थी। वो अक्सर मुझे बिठाकर कहते, बेटा, तुमने जो कुछ भी हासिल किया है वो तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है। मुझे तुम पर फख्र है। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर जाता। मगर रात के अंधेरे में जब मैं अकेली होती तो कभी कभी एक सवाल मुझे सताने लगता, क्या वाकई मैंने वो सब हासिल कर लिया है जिसकी मुझे ज़रूरत थी, या कुछ और भी था जो अभी बाकी था? एक दिन दफ्तर में काम करते हुए अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने नजरें उठाकर इधर उधर देखा, मगर कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन दिल में एक अजीब सा खदशा जागा। फिर कुछ दिनों के बाद मैं एक कैफे में अपनी दोस्त हया के साथ बैठी थी जब उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। नायाब, तुमने ध्यान दिया? कोई तुम्हें अक्सर देखता रहता है। मैं चौंक गई। क्या मतलब? हया ने आहिस्ता से मेरी नजरें सामने की तरफ मोड़ी और मैंने जो देखा उसने मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रोक दी। जैन शाह, वो कुछ फासले पर बैठा था। कॉफी का कप हाथ में था, मगर नजरें मुझ पर मरकूज थी। मैंने फौरन रुख मोड़ लिया। ये क्या कर रहा है यहाँ? मैंने खुद से सरगोशी की। हया ने आहिस्ता से कहा, लगता है वो अब भी तुम्हें भुला नहीं पाया नायाब। मैंने सख्ती से अपने जज्बात को दबाया।
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, मेरी ज़िंदगी में इसके लिए कोई जगह नहीं बची और ना ही कभी होगी। लेकिन शायद किस्मत ने अभी मेरा इम्तहान ख़त्म नहीं किया था। कुछ दिन के बाद दानिश की ज़बानी एक और बात सुनने को मिली, जिसने मेरे दिल में एक बार फिर से हलचल मचा दी। नायाब हसीन बदल गई है जैन, दानिश ने जैन से कहा। नहीं, जैन ने मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। वो हमेशा से ऐसी ही थी, बस मैंने उसे पहचानने में देर कर दी। और अब? दानिश ने पूछा। जैन ने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज की आखिरी किरणें जमीन को सुनहरी रोशनी में नहला रही थीं। अब मैं उसे वैसे देखने लगा हूं जैसे शायद हमेशा देखना चाहिए था, मोहब्बत की नज़र से। मुझे नहीं मालूम था कि जैन वाकई बदला था या नहीं, मगर एक बात ज़रूर जानती थी, मेरे रास्ते अलग हो चुके थे और मैं इस बार पीछे मुड़कर देखने के लिए तैयार नहीं थी। वो सर्दियों की गाम सी सुबह थी, जब मैं नाश्ते की मेज़ पर बैठी अखबार के सफ़ात पलट रही थी। बाबा मेरे सामने बैठे थे, हाथ में चाय का कप था, मगर नज़रें मुझ पर थी। क्या हुआ बाबा? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। बाबा ने चाय का घूंट लिया, फिर धीरे से बोले, नायाब, मुझे फ़ख्र है तुम पर। मेरे हाथ अखबार पर रुक गए। ये अचानक? मैंने हंसते हुए कहा, मगर बाबा के चेहरे की संजीदगी देखकर मेरी मुस्कुराहट मासूम हो गई। बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें मजबूत देखना चाहा था और आज तुम वाकई अपनी ताकत पर खड़ी हो। मैंने नज़रें झुका ली। बाबा, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अगर आप ना होते तो शायद मैं हिम्मत हार चुकी होती। बाबा ने मेरी पेशानी चूमी। मेरी बेटी किसी पर बोझ नहीं, बल्कि एक मिसाल है। और देखो, अब तुम्हें दुनिया भी वही इज्जत देने लगी है जिसके तुम हकदार हो। उस दिन के बाद जैसे एक नया बाब खुल गया था। अम्मी हर दूसरे दिन किसी न किसी खातून से फ़ोन पर बात कर रही होती। हाँ जी, हमारी नायाब तो अब एक बड़ी कंपनी में काम कर रही है, माशाअल्लाह, बहुत खुद मुख्तार और समझदार है। ये जुमले मुझे हैरान कर देते थे। कुछ महीने पहले यही लोग मेरे बारे में क्या कुछ नहीं कहते थे, और आज वही लोग मेरे लिए अच्छे रिश्ते तलाश कर रहे थे। अम्मी एक दिन मेरे कमरे में आई, चेहरे पर खुशी के आसार थे। नायाब, आज एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का डॉक्टर है, शरीफ और नेक खानदान से है। मैंने मुस्कुरा कर उन्हें देखा। अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि अभी मेरे जहन में शादी का ख्याल नहीं है। अम्मी ने नरमी से मेरे सर पर हाथ रखा। बेटा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही, बस बता रही हूँ कि अब लोगों की सोच बदल रही है। अब कोई तुम्हें लंगड़ी कहकर नहीं देखता, बल्कि एक कामयाब और बाहिम्मत लड़की के तौर पर पहचानता है। मैंने एक गहरी सांस ली। ये सच था, वक्त बदल चुका था। एक शाम बाबा मेरे पास बैठे और मेरी तरफ बगौर देखने लगे। बेटा, तुम जानती हो, मैं हमेशा कहता था कि तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा। जी बाबा, मैंने वो जुमला इतनी बार सुना है कि अब याद हो गया है। बाबा ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थामा। लेकिन नायाब, ये फैसले तुम्हें अपने दिल से करने हैं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि खुशी को पहचानना सीखो। मेरे दिल में एक खलिश सी उठी। क्या वाकई मैं अपनी खुशी को पहचान पा रही हूँ, या अब भी किसी कमी का एहसास बाकी है? दिन गुजरते गए और मेरे दरवाज़ों पर रिश्तों की कतार लगने लगी। वो लोग जो कभी मेरी खामियों को देखकर सवाल उठाते थे, अब मेरी कामयाबियों की तारीफ करते न थकते। मगर मेरा दिल अब भी किसी और सवाल में उलझा था। क्या वाकई मेरे लिए कोई ऐसा होगा जो मुझे मुकम्मल समझेगा? मोहब्बत और खुददारी, ये दो ऐसे रास्ते थे जिनके दरमियान मैं खड़ी थी। एक तरफ जैन शाह था, जो मेरा माजी था और शायद मेरा मुस्तकबिल भी बन सकता था। दूसरी तरफ मेरी अपनी मेहनत, मेरी जिद्दोजहद, वो रास्ता जिसे मैंने अपनी हिम्मत से तराशा था। ये फैसला आसान नहीं था। उस दिन शाम के वक्त मैं दफ्तर से घर वापस आई तो दरवाजे पर वही मानूस साया मेरा मुंतजिर था। जैन शाह, वो मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था, हमेशा की तरह मजबूत, मगर इस बार उसकी आंखों में वो गुरूर और बेनियाजी नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। नायाब, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला, मगर अंदर आने की दावत नहीं दी। आपको जो कहना है यहीं कहिए। जैन ने एक लम्हे के लिए मुझे देखा, जैसे कुछ तोल रहा हो, फिर धीरे से बोला, मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को काबू में रखा नायाब, मगर तुम वो शख्सियत हो जिसे मैं चाहकर भी अपने काबू में नहीं रख सका। मैं खामोशी से उसे देखती रही। पहले मैं तुम्हें सिर्फ एक आम सी लड़की समझा, फिर एक उलझन, लेकिन अब तुम मेरे लिए एक ज़रूरत बन चुकी हो। जैन ने गहरी सांस ली। और ये मैं किसी मजबूरी में नहीं कह रहा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं नायाब। मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हुई, मगर मैंने खुद को संभाला। क्या ये मोहब्बत है जैन, या सिर्फ नदामत? अगर ये नदामत होती तो मैं कब का ये सब भूल चुका होता, लेकिन तुम मेरे दिमाग से नहीं निकलती। जैन की आवाज़ में पहली बार बेबसी थी। तो अब आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ भूलकर आपको कबूल कर लूं? हाँ, लेकिन सिर्फ तब अगर तुम भी ऐसा महसूस करती हो। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा नायाब,
मैंने जैन की आंखों में झांका, जहां इस बार सिर्फ सच्चाई थी। अगले चंद लम्हे खामोशी में गुजरे। क्या मैं जैन शाह को माफ कर सकती हूँ? क्या मैं अपनी खुददारी को छोड़कर मोहब्बत के रास्ते पर चल सकती हूँ? मेरे सामने दो रास्ते थे। या तो मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर एक नया रास्ता इख्तियार करती, या फिर मैं जैन शाह को एक मौका देती। मैंने एक गहरी सांस ली। जैन, मैंने धीरे से कहा, और फैसला कर लिया। जैन, मोहब्बत को साबित करने के लिए सिर्फ अल्फाज काफी नहीं होते, अमल भी जरूरी होता है। जैन ने मेरे अल्फाज गौर से सुने, जैसे उसे अंदाजा हो कि मैं क्या कहने वाली हूँ। मैं ये तस्लीम करती हूँ कि आप बदल गए हैं जैन, मैंने धीरे से कहा, मगर मेरा दिल अब भी खौफजदा है कि अगर मैंने आपको मौका दिया और आप फिर वही कर बैठे तो। जैन ने सर झुका लिया। मैं तुम्हें दोबारा तकलीफ नहीं दूंगा नायाब। ये बात मैं तब मानूंगी जब वक्त इसका सबूत देगा, मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। फिलहाल मैं अपनी जिंदगी में वो मकाम हासिल करना चाहती हूँ जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। और मैं, जैन की आवाज में हल्की सी बेचैनी थी, अगर मोहब्बत सच्ची है तो वो इंतजार करेगी जैन, मैंने नरमी से कहा। जैन ने गहरी सांस ली, जैसे मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहा हो, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। ठीक है नायाब, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मगर इंतजार जरूर करूंगा। उस दिन मैंने जो फैसला किया वो सिर्फ मेरे मुस्तकबिल का नहीं था, बल्कि मेरी खुददारी का भी था। मोहब्बत अपनी जगह, मगर मैंने अपनी जिंदगी की बुनियाद किसी और पर रखने से इनकार कर दिया। मैं चाहती थी कि अगर जैन शाह मेरी जिंदगी में आए तो एक मजबूत और मसावी रिश्ते के तौर पर, ना कि किसी समझौते के तहत। ये कहानी शायद यहीं खत्म हो गई थी, मगर शायद एक नया बाब शुरू होने वाला था, जहां मोहब्बत और खुददारी एक दूसरे के बराबर खड़े हो सकते थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।